वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि शियालिन को समझ आ जाता है कि सोंगयान कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता और वो सोंगयान के साथ कुछ दिन रहने को आ जाता है। दोनों संग रहते हैं। वहीं किमी ओमेगा वर्स की गोली सोंगयान को देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो उस गोली को देखता है और सोचने लगता है। उसके बाद उस सूप में मिलाकर दोनों फिर उस खाने को खाने लगते हैं। खाते हुए सोंगयान पूछता है, क्या तुम्हारी कल क्लासेस हैं? शियालिन कहता है, सुबह 2 क्लासेस हैं, लेकिन आफ्टरनून में एक भी नहीं। सोंगयान कहता है, ग्रेट। मैं असल में सोच रहा था कि एक न्यू सुपर हीरो की मूवी लगी है, तो तुम्हारे साथ कल देखने चलूं, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। तो फिर जो मेरे पास टिकट्स हैं वो तुम किसी दोस्त के साथ चले जाओ और देख लो उसे। शियालिन पूछता है, उस मूवी का टाइम क्या है? सोंगयान कहता है, 1:30 से 3:30 बजे तक। शियालिन समझ जाता है कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। उसे शांत देख सोंगयान पूछता है, शियालिन क्या हुआ? शियालिन उससे पूछता है, एकदम से तुम्हें काम आ गया? सोंगयान कहता है, हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वो मुझे करना है। शियालिन फिर पूछता है, हम इतने दिन से साथ रह रहे हैं, लेकिन कुरियर द्वारा तुम्हारा एक भी इक्विपमेंट नहीं आया। सोंगयान ने सोचा नहीं था कि शियालिन को ये बात याद रहेगी और वो कहता है, ओह वो इक्विपमेंट्स, वो यहाँ नहीं, मैंने कहीं और भेज दिए थे। शियालिन फिर कहता है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है सोंगयान। और वो उसकी आंखों में देखने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। क्या वो एक्सपेरिमेंट मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? सोंगयान स्पीचलेस हो गया था कि वो उसको क्या कहे। वो अच्छे से जानता था कि शियालिन ऐसा इंसान नहीं है जो छोटी छोटी बातों के बड़े मुद्दे निकाले, लेकिन वो बार बार ऐसी बातें कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शियालिन को कुछ तो पता है। और फिर सोंगयान कहता है, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मूवी देखने से ज़्यादा ज़रूरी है। शियालिन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम अजीब बातें कर रहे हो और ना ही मुझे किसी सुपर हीरो की मूवी देखनी है। मैं जा रहा हूँ। वो जैसे ही जाने वाला होता है, सोंगयान उसका हाथ पकड़ लेता है। शियालिन। और सोंगयान कुछ नहीं कह पाता। वो क्या कहे उसे समझ ही नहीं आता, लेकिन जिस तरह से उसने शियालिन को पुकारा था, समझ आ रहा था कि वो उससे दरख्वास्त कर रहा है कि प्लीज़ इस बार उसकी बात मान ले। शियालिन थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद उन टिकट्स को उठाता है। ओके, अगर तुम मुझे जाने देना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा। और फिर सोंगयान उससे दोबारा बैठने को कहता है ताकि खाना वो फिनिश कर सके। शियालिन यूं ही शांत बैठा हुआ था और फिर एकदम से सोंगयान से कहता है, ये दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन हर जगह हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, है ना? ये सुनकर सोंगयान का दिल भारी हो जाता है और वो अपना सर झुका लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शियालिन उसे दुखी देखे। वो पूरी तरह से छुपा रहा था कि शियालिन को कुछ उसमें अजीब ना दिखे। वहीं फिर 10 मिनट बाद शियालिन खड़ा होता है और कहता है, मैं थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। सोंगयान उसे गुड नाइट कहने वाला था, लेकिन तभी शियालिन उसके पास आता है और उसको हल्की सी किस करता है। कुछ दिनों से शियालिन हमेशा सोंगयान को इसी तरह किस करता है, जैसे कि ये अब एक हैबिट बन गई हो। सोंगयान को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा शियालिन सोंगयान को किस करने से इतना ऑब्सेस्ड क्यों रहता है, और किस करता भी है तो उसके आगे क्यों नहीं बढ़ता। वहीं सोंगयान को लगता है कि शायद इसीलिए क्योंकि सोंगयान डिसेबल्ड है, और मे भी शायद शियालिन को लगता हो कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसमें भी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो शियालिन से ये बात पूछे। लेकिन फिर भी उस रात कुछ अजीब था। शियालिन उससे अलग हटता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं इससे कभी आगे क्यों नहीं बढ़ता? सोंगयान थोड़ा चौंका हुआ था और उसकी ओर देखता है। शियालिन कहता है, अगर इंसान अपनी सारी इच्छाएं एक साथ पूरी कर ले तो उसके मरने का समय
जल्दी ही आ जाता है, इसीलिए मैं वो सब नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो। ये बात कहने के बाद शियालन बिना सोंगयान की ओर देखे अपने रूम में चला जाता है। वहीं सोंगयान शियालन की पीठ को देख रहा होता है। वो शौक था और उसे कंफर्म भी हो गया था कि शियालन को सब समझ आ चुका है, लेकिन चीज़ें बिगड़े ना, इसीलिए वो इस बात पर कोई उल्लंघन नहीं करना चाहता। वहीं फिर अगले दिन शियालन जब क्लासेस से आता है तो वह दोनों खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद शियालन डिशेस को वॉश कर रहा होता है। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला था और सोंगयान घड़ी की ओर देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। शियालन, अगर तुम नहीं गए तो मूवी मिस हो जाएगी। शियालन शायद गुस्सा था, वो उसकी ओर वापस नहीं देखता। सोंगयान फिर कहता है, बर्तनों की चिंता मत करो, उन्हें छोड़ो। लेकिन शियालन उनको अच्छे से धोता है और उनको अपनी जगह रखता है। फिर वो सोंगयान से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे जाने देना चाहते हो? सोंगयान उसकी ओर स्पीचलेसली देखता है। वो नहीं चाहता था कि आज के दिन शियालन कोई भी ट्रबल करे। और फिर शियालन सोंगयान के करीब आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं जो तुम मुझे बताना चाहते हो? सोंगयान कुछ नहीं कहता और फिर कुछ देर बाद वो शियालन की आंखों में देखता है और कहता है, रोड पर ध्यान से जाना। शियालन सोंगयान से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह सोंगयान की ओर कुछ देर देखता है। उसके बाद चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है बिना सोंगयान से कुछ कहे। वहीं उसी वक्त सोंगयान की कॉलोनी में एक कार आती है। उसके अंदर जोशुओ और शियालियांग थे। कॉलोनी के गेट पर भी कोई गार्ड नहीं था, जो जोशुओ को काफ़ी अजीब लगता है और ना ही कोई उसे अंदर पाता। तो फिर जोशुओ कहता है, यंग मास्टर, मैं एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। जोशुओ के साथ शियालियांग भी कार से बाहर आ जाता है। वो देखते हैं कि गार्ड हाउस में कोई भी नहीं है और उधर ताला लगा हुआ है। पूरे एरिया में उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर जोशुओ कहता है, यंग मास्टर, मुझे यहाँ कुछ तो अजीब लग रहा है। यहाँ कोई नहीं रहता। क्या सोंगयान सच में इधर रहता है? क्या मैं उसे कॉल कर कर एक बार पूछूं? शियालियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस अंदर जाकर सोंगयान को देखेंगे। जोशुओ उसकी ओर देखता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि कल दूसरे देश से ही सुबह सुबह शियालियांग जोशुओ को इधर ले आया है। कल रात को शियालियांग और शियालन के पापा ने कम से कम 2 घंटे बात करी होंगी। जोशुओ को चिंता थी कि कहीं ये बात शियालन और सोंगयान से रिलेटेड ना हो और उसका शक सही जा रहा था। जब शियालियांग अपने पापा से बात कर कर वापस आता है तो उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था और वो कल से बार बार शियालन को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। शियालन ने उसका फ़ोन भी उठाया और जब शियालियांग ने पूछा कि वो कहाँ पर है तो शियालन ने आराम से कह दिया कि वो सोंगयान के पास है और फिर फ़ोन रख दिया। फिर दोबारा वो शियालियांग का फ़ोन ज़रा भी नहीं उठाता, जिससे शियालियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहीं फिर जोशुओ को समझ आता है क्योंकि शियालियांग के पापा ने बताया था कि जब से शियालन कंट्री एम से लौटा है तो वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा है। जब शियालन घर छोड़ के चला गया तो शिया फैमिली को लगता है कि शायद वो अपनी यूनिवर्सिटी चला गया होगा और उधर हॉस्टल में होगा। लेकिन धीरे धीरे अफवाहें उड़ने लगती हैं कि शिया फैमिली का छोटा बेटा सोंग फैमिली के इकलौते बेटे के संग लिव इन रिलेशनशिप में है और दोनों काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। जैसे ही अफवाह शियालन के पापा तक पहुंची, उसके पापा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है। उन्हें लगता है कि शियालन ने शिया फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया और संग के संगी उन्हें लग रहा था कि सोंग फैमिली को क्या इसके बारे में ज़रा भी भनक है। अगर उन्हें पता लगा तो शिया फैमिली के साथ उनका बर्ताव कैसा होगा आगे। और फिर जोशुओ शियालियांग से पूछता है, यंग मास्टर, क्या ब्रदर लिन को घर वापस ले जाने आए हैं? शियालियांग कहता है, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे ब्रदर लिन को पकड़ूंगा और फिर उसे घर में बंद कर दूंगा? जोशुओ एकदम से अपना सर ना की ओर हिलाता है और शियालियांग कहता है, मैंने उसे 3 साल पहले ही बताया था
कि अगर उसे सोंगयान के साथ रहना है तो एक बार मुझसे डिस्कस कर ले। मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे से डिस्कस नहीं करेगा तो मैं कैसे अपने बड़ों से बात करूंगा। लेकिन उसने उस वक्त क्या कहा? उसने कहा कि उसे सोंगयान नहीं पसंद और मुझे उन दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और अब बिना कुछ कहे वो सोंगयान के साथ रहने चला गया और उन अफवाहों की वजह से मेरे डैड अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है कि डैड को सोंगयान पसंद नहीं आएगा। अगर अभी जाकर मैंने डैड से इशियालन के बारे में बात करी तो कोई फ़ायदा नहीं निकलना, क्योंकि सिचुएशन अभी हमारे हाथ में नहीं। क्या इशियालन को इतनी छोटी सी चीज़ समझ नहीं आई? जोशियो कहता है यंग मास्टर एकदम सही है, और मन में सोचता है फाइनली यंग मास्टर ने रात का पूरा गुस्सा कम से कम निकाल तो दिया। और जोशियो कहता है लेकिन अभी हमें सच के बारे में नहीं पता, तो फिर इंतज़ार करते हैं और जैसे ही हम ब्रदर लिन को देखेंगे हम उनसे पूछ लेंगे। शियालियांग कहता है तो क्या मुझे उसे समझाना नहीं चाहिए? उसे समझना पड़ेगा। ये सुनकर जोशियो मन में सोचता है यंग मास्टर की आंखों में ब्रदर लिन हमेशा उनके छोटे भाई ही रहेंगे, इसीलिए यंग मास्टर उनकी बच्ची की तरह परवाह करते हैं, है ना? जिस तरह की अटेंशन वो ब्रदर लिन को देते हैं, अगर उसका 1% भी वो मुझे देंगे तो मैं बिना किसी रिग्रेट के मरना पसंद करूँगा। वहीं फिर सोंगयान के कमरे में सोंगयान अपने लैपटॉप पे था और सीसीटीवी से चेक कर रहा था कि शियालिन बाहर निकला कि नहीं। उसका ध्यान शियालिन को जाते हुए देखने में था कि उसने ये तो देखा ही नहीं कि दूसरी जगह से शियालियांग और सोशु कॉलोनी के अंदर घुस रहे थे। जैसे ही शियालिन चला जाता है सोंगयान को राहत की सांस आती है। घड़ी में 2:10 हो चुके थे। तभी किमी का कॉल आता है, समय आने वाला है, तुम्हारी प्रिपरेशन हुई कि नहीं? सोंगयान कहता है मैं तैयार हूँ। किमी उससे कह रहा था हुआइसिंग भी डिप्लॉय करने के लिए निकल चुका है, लेकिन ये बात सोंगयान नहीं सुन पाता, क्योंकि उधर तभी ही धरती कांपने लगती है जैसे भूकंप आ रहा हो। सोंगयान समझ चुका था कॉलिजन अब होने ही वाला है। किमी फिर भी फ़ोन पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सोंगयान को समझ तो नहीं आता, लेकिन इतना समझ आ गया था कि जैसे वो कह रहा हो सोंगयान कॉलिजन होने ही वाला है, तुम मेरे साथ चलो, 4 3 2 1। और फिर सोंगयान उस रेड बटन को दबा देता है और तभी एक बड़ी सी सिल्वर कोन उस पैशियो के ऊपर आ जाती है। वो एक टावर की तरह थी जो कि एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन पर रोटेट कर रही थी। वो कोन बहुत जल्दी जल्दी घूम रही थी और उसी वक्त उस कॉलोनी में जितने भी सिल्वर टावर्स थे वो सब ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं और वो भी इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगते हैं, एकदम हाई स्पीड पर। सोंगयान के हाउस में जो मदर टावर था, उस कॉलोनी के टावर उसी टावर को फॉलो कर रहे थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा बजिंग साउंड आ रहा था। इस तरह की चीज़ें कॉलोनी में होते हुए देख शियालियांग और सोशियो को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। वो देखते हैं कि काफ़ी छोटे छोटे ड्रोन्स उस टावर से निकले हैं और निकलने के बाद एक बड़ी सी मेटल शील्ड की ओर चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जिससे जो वो शील्ड बनती है वो उस पूरी कॉलोनी को ढक लेती है। शियालियांग कहता है ये क्या है? सोशियो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये किसी मिलिट्री का डिफेंस सिस्टम है। शियालियांग कहता है एक आम कॉलोनी, इसमें मिलिट्री बेस्ड चीज़ें क्यों होंगी? सोशियो कहता है मुझे नहीं पता। और सोशियो और कुछ भी कह पाता कि तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कि उसके सर के ऊपर ही हो रही थी और वो लोग देखते हैं कि उस शील्ड में से कुछ तो टूटा है। जैसे ही वो शील्ड टूटी है तो छोटी छोटी चीज़ें शियालियांग और सोशियो के ऊपर गिर रही थी। वहीं जहाँ पर शील्ड टूटी थी वो ड्रोन्स वहाँ पर पहुँचते हैं और उस शील्ड को दोबारा रिपेयर कर देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। जब वो शील्ड टूटी थी
तो जो इंफ्रारेड वेव्स आ रही थी और शियालियांग के ऊपर जो चीज़ें गिरी थी, इन सब चीज़ों से शियालियांग का सर काफ़ी ज़्यादा भारी होने लगता है और उसे लग रहा था जैसे कि वो बहरा हो चुका है। वहीं जोशो चिल्लाता है, यंग मास्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा। जोशो भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे शियालियांग को देखता है जो कि खुद को चला नहीं पा रहा था और ज़मीन पर बैठकर अपने कान बंद कर लेता है। शियालियांग को ऐसे ज़मीन पर गिरा देख जोशो उसके पास आता है और देखता है कि शियालियांग का चेहरा पीला पड़ चुका है और उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। एकदम से ना जाने शियालियांग को क्या हो गया, उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। वहीं जोशो उसे अपनी गोद में ले लेता है। वो इस वक्त मास्टर सर्वेंट के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा था। जोशो उससे बात करे जा रहा, लेकिन शियालियांग को कुछ नहीं सुनाई देता। वहीं शियालियांग को फील हो रहा था कि उसकी आंखों से, कानों से, मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें जोशो को नहीं दिख रही थी और वो शियालियांग के कान बंद करता है ताकि जो इंफ्रासाउंड आ रहा है उससे शियालियांग को कोई तकलीफ ना हो। वहीं शियालियांग हल्का सा बेहोश हो जाता है। फिर शियालियांग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो मेटल शील्ड गायब हो चुकी है और उसके आगे अब चांदनी रात है। उसके बगल में जोशो खड़ा हुआ है। वहीं उन दोनों के आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह की बिल्डिंग्स शियालियांग ने कभी नहीं देखी। और वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। वो लोग वहाँ उन्हें देखते और वहाँ से चले जाते। कुछ लोग तो उनके बारे में बातें भी करते या फिर उनकी तस्वीरें निकालते, लेकिन शियालियांग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शियालियांग कहता है, जोशो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन जो वो चीज़ बोलता है शियालियांग अपनी आवाज़ खुद नहीं सुन पा रहा था। वहीं जोशो भी उसकी बात नहीं सुन पाता। ये चीज़ शियालियांग के लिए एक सपने जैसी थी, जिससे वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना चाह रहा था। तो गाइस, हुआ ये था, मेटल शील्ड के टूटने की वजह से जो अर्थ और ओमेगा वर्स वाले प्लेन में कॉलिजन हो रहा था, उसकी वेव्स शियालियांग और जोशो के पास गिरती हैं, जिसकी वजह से कुछ समय को शियालियांग और जोशो ओमेगा वर्स वाली दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर लोग उन्हें इस तरह से अजीब लग रहे थे। फिर वहीं उस कॉलोनी के बाहर वहाँ मेटल शील्ड पूरी कॉलोनी में तैनात हो जाती है, तो पूरे शहर के लोगों को अजीब लगता है। उन सब के लिए इम्पॉसिबल था कि इस कॉलोनी के अंदर एंटर कर सकें, लेकिन बिल्डिंग्स के तहस नहस होने की आवाज़ तो आ रही थी, बल्कि अंदर कुछ तहस नहस नहीं हो रहा था, बस वो इंफ्रासाउंड था। वहीं कुछ रिपोर्टर्स लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि इस कॉलोनी में कुछ तो होने वाला है। वहीं जो उस शील्ड के आसपास के एरिया में जो लोग थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे या उस शील्ड को देख रहे थे, धीरे धीरे उनको भी बेचैनी महसूस होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो इंफ्रासाउंड मेटल शील्ड के ऊपर तक आ गया था। कुछ समय के लिए वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और हड़दंग मची हुई थी। वहीं किमी और दुलांजे उस पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि इस मेटल शील्ड से दूर रहें। उस वक्त वहाँ के लोगों को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो फिर वो लोग भी किमी और दुलांजे की बात मानते हैं और सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वहाँ की वाइब्रेशन और गंभीर होने लगती है। जब उस शील्ड के ऊपर नीचे चिंगारियाँ जलने लगती हैं तो दुलांजे कहता है, पता नहीं सोंगयन क्या कर रहा होगा अब। और तभी सोंगहाई सिंह जादू से किमी और दुलांजे के पास आता है। उसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था और बार बार मंत्रों का जाप करे जा रहा था। उसे देख के किमी पूछता है, तुम यही हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम केवल फॉर्मेशन का काम करोगे? तो फिर अपनी कल्टीवेशन इस मेटल शील्ड को स्ट्रेंथन करने में क्यों लगा रहे हो? सोंगहाई सिंह कहता है, सोंगयान मेरा ही वंश है और आज के दौरान सोंग क्लैन का वो एक लौता लड़का है। वो अपने प्यार के लिए आराम से कुर्बानी देना चाहता है, लेकिन मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता। दुल्हन से ये देखकर चौंक जाता है, कहता है, तुम्हारे सोंग परिवार का वो वंश है? इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता? लेकिन अभी वक्त नहीं था कि दुल्हन से को इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए,
किमी को तो इस बारे में पहले ही पता था, तो इसीलिए वो चौंकता नहीं। और फिर वो सोंग हाई सिंह से कहता है, अगर तुम इस डिज़ास्टर में सोंगयान की मदद करोगे तो फिर शियालन की बीमारी का क्या? तुम उसको नहीं बचा पाओगे। सोंग हाई सिंह कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। शायद मेरी ज़िंदगी के 100 साल चले जाएंगे, लेकिन इससे मैं मरने तो नहीं वाला। और तभी सोंग हाई सिंह आगे जाता है और हवा की तरह गायब हो जाता है। वहीं दुलान से किमी से सोंगयान के वंश होने का सच पूछने लगता है। किमी कहता है, पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि सोंग फैमिली में से कुछ लोग अर्थ यानी ज़ीरो रील में आए थे और वहाँ उन्होंने जीना चालू कर दिया। उसकी वजह से सोंगयान सोंग हाई सिंह का वंशज बन गया। शुरुआती तौर पर सोंग परिवार की जो ब्लड लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थी कि जादू वगैरह एकदम से कर लेती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये ब्लड लाइन कमज़ोर होती चली गई और अपने आप में ही छुप गई। तो इतनी जनरेशन्स के बाद सोंगयान की जनरेशन में कोई भी जादुई शक्ति नहीं बची। दुलान से पूछता है, सोंग हाई सिंह को इसके बारे में कब पता चला? किमी कहता है, उसने मुझे इसके बारे में तब बताया जब सोंगयान कंट्री एम चला गया। तो मुझे लगता है कि जब उसने सोंगयान को जिलेन विलेज में देखा था तो तभी उसे शक हो गया था। इसके बारे में सुनकर दुलानसे को अजीब लगता है कि अपने वंश के बारे में जानने के बाद भी वहाँ उस गुफा में उसने सोंगयान पर अटैक क्यों करा। ये क्वेश्चन जब किमी सुनता है तो बोलता है, मुझे नहीं पता। कभी कभी सोंग हाई सिंह काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाता है, लेकिन कभी हद से ज़्यादा जज्बाती। वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स का पालन करता है। दुलान से फिर कहता है, पता नहीं, हम इतने वक्त से सोंग हाई सिंह के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। वहीं उस ओर जो मेटल शील्ड थी वो टूटने लग रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफ्रासाउंड वो नहीं झेल पा रही थी। वहीं कॉलिशन अब तक चल रहा था। सोंगयान वहीं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसे समझ आ रहा था कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं कर रही और उसके मन में आता है एक काम सी बेसिक सी टेक्नोलॉजी और ये नेचर का डिज़ास्टर। ऐसा लग रहा है कि मैं मक्खी बराबर हूँ जो कि बरगद के पेड़ से लड़ रहा है। शायद कुछ समय बाद मैं गायब हो जाऊंगा। और उसके दिल में यही बेचैनी हो रही थी कि वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा शियालन की याद आ रही थी और उसे वही याद आता है कि अभी घर से बाहर जाने से पहले शियालन उससे पूछता है कि सोंगयान उससे कुछ कहना चाहता है क्या। और सोंगयान को लगता है कि उसे कुछ बातें तो कर लेनी चाहिए थी। उसने कुछ और शब्द क्यों नहीं कहे, पर अब वो सोचे तो वो कहता भी क्या। जितने भी प्यार भरे शब्द थे वो 3 साल पहले शियालन को कह चुका है और इस मौके पर उसके पास कुछ बचा नहीं था जो वो शियालन से कह सके। हाँ, यही बात है बस। और वो मन में सोचता है, बस जब तक शियालन जिंदा है वो अपने यहाँ पर सेफ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोंगयान बेजान सा व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी शियालन उसके दरवाजे को खोलता है। वो थोड़ा जख्मी था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो सोंगयान के करीब आने लगता है, लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन उससे चला नहीं जाता और वो ज़मीन पर गिर जाता है और सोंगयान को पुकारता है, सोंगयान। ये देखकर सोंगयान तो हैरान ही हो गया था और वो चिल्लाता है, शियालन। एकदम से सोंगयान अपनी व्हील चेयर से उतर जाता है। वो खिसकते खिसकते शियालन के पास जाने की कोशिश कर रहा था और बार बार उसे पुकार रहा था। वो चाहता था कि वो अभी खड़ा हो जाए और शियालन को अपनी गोद में उठाकर यहाँ से ले जाए, पर वो ये सब नहीं कर पा रहा था। शियालन, शियालन, मैं यही हूँ। शियालन के पास अब भी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बची हुई थी, भले ही वो काफ़ी ज़ख्मी था। और इस वक्त कॉलोनी से बाहर जाने से पहले वो दोबारा सीसीटीवी से बचते हुए कॉलोनी के अंदर चला आता है और बीच में ही
ये इंफ्रासाउंड चालू हो जाता है, जिसकी वजह से शियालन को काफ़ी दर्द हो रहा था। वो इतनी देर से उस इंफ्रासाउंड वेव को झेल रहा था कि जिसकी वजह से उसके दिल और उसके फेफड़े ने काम करना बंद सा ही कर दिया था जैसे। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और जैसे तैसे कर कर सोंगयान के घर तक पहुंचता है। जैसे ही वो सोंगयान को देखता है तो वो अपनी हिम्मत खो देता है और एकदम ज़मीन पर गिर जाता है। उसे धुंधला दिख रहा था, लेकिन वो देख पा रहा था कि सोंगयान उसकी तरफ आ रहा है और शायद उसका नाम भी पुकार रहा है, लेकिन शियालन को कुछ सुनाई नहीं देता और वो अपना चेहरा सोंगयान की ओर उठाता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और मन में सोचता है, अच्छा है सोंगयान की मौत नहीं हुई, अच्छा है कि मैं उसके साथ मर पाऊंगा। वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शियालन के अब बस में नहीं था। उसने अपना दम तोड़ दिया था। जब सोंगयान क्रॉल करते हुए शियालन के पास पहुंचता है तो उसको ऐसे बेजान पाकर वो कुछ नहीं समझ पाता। शियालन एकदम बेहोश था और जरा भी नहीं उठ रहा था और सोंगयान को लगता है कि उसकी उम्मीदें तो टूट गई हैं, बिना शियालन के कुछ भी नहीं है। और वो ज़मीन पर गिरा होता है और शियालन को पकड़े हुए था। वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा पर वो नहीं उठ रहा और सोंगयान काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। क्या फ़ायदा, आखिर सब खोने से क्या फ़ायदा, शियालन तो वो तो नहीं बचाना। और वो रोते हुए पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वो काफ़ी तेज़ चिल्लाता है जैसे अब वो अपने आपे में ना हो। वहीं वो इंफ्रासाउंड वेव्स पूरी तरह से उनके घर और उस कॉलोनी की ओर आ रही थी, क्योंकि वो जो मेटल शील्ड थी अब वो टूट चुकी थी। पर सोंगयान के ऐसे रोने से एकदम से उस घर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सब उड़ने लगते हैं और वो सामान उड़ते हुए सोंगयान और शियालन के आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते हैं। उनको चोट पहुंचाने की जगह एक तरह से वो सामान उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, एक अजीब पर काफ़ी शक्तिशाली बैरियर की तरह, एकदम उस शील्ड जैसा जो उन दोनों की ओर था। वहीं वो जो मदर टावर था जिसने काम करना जैसे बंद ही कर दिया था, वो दोबारा काम करने लगता है और फुल स्पीड में घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो मेटल शील्ड थी वो दोबारा बनने लगती है। ये देखकर सोंग हाई सिंह को अजीब लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, और वो कहता है, हाँ ये अपने आप ही रिपेयर हो रहा है। क्या सोंगयान की शक्तियाँ वापस जागृत हो गई हैं? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो मैंने काफ़ी बड़ा चैप्टर डाला है, पता नहीं बड़ा बना होगा कि नहीं, पर मैंने कई सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं इसके बीच में, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा स्टोरी बक्स।